cameras please. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. इसके बाद अगर कोई निकाल दिया जाए रूम से, मुझे बोलना मत कि निकाल दिया. ओके मोइने जी, no problem. Fine, भाइयों बहनों, लास्ट टाइम वी आर डूइंग समथिंग कॉल्ड एज हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर, जहां पर हम लोग बात कर रहे थे इम्यूनिटी के बारे में. वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इनेट इम्यूनिटी और 4 टाइप के बैरियर्स की बात कर चुका हूं मैं. एनाटॉमिकल और फिजिकल बैरियर्स, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, फैगोसाइटिक बैरियर्स एंड इन्फ्लेमेटरी बैरियर्स. आई ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट एक्वायर्ड इम्यूनिटी, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में मैंने चारों टाइप्स के एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में बात कर चुका हूं मैं. दैट इज एक्चुअली 2 टाइप्स, एक्टिव एंड पैसिव. एक्टिव में नेचुरल एक्टिव, आर्टिफिशियल एक्टिव, और पैसिव में भी नेचुरल पैसिव और आर्टिफिशियल पैसिव. तो ये 4 टाइप की बात कर चुका हूं. आई ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, दैट इज स्पेसिफिसिटी, डाइवर्सिटी, मेमोरी एंड डिस्क्रिमिनेशन. ये सब कुछ बात मैं लास्ट टाइम कर चुका हूं. सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट अगेन. थोड़ा आगे जाऊंगा मैं टुडे. Fine. Today I'm going to talk about cells. Some very important cells जो मदद करते हैं आपकी इम्यूनिटी के लिए. कैसा होता है, आपके बॉडी के अंदर ब्लड रहता है, और ब्लड के अंदर आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा है. Now WBC has this chapter called as respiration circulation, जहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि WBC में 2 टाइप के सेल्स रहते हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड अग्रैन्युलोसाइट्स. अगर साइटोप्लाज्म थोड़ा ग्रैन्युलर है, तो दाने दाने है, तो ग्रैन्युलोसाइट्स कहते हैं, नहीं तो वो अग्रैन्युलोसाइट्स है. और उसमें भी टाइप्स आते हैं. ग्रैन्युलोसाइट्स में होता है एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स. कुछ बात जब सर्कुलेशन सिखाऊंगा तब डिटेल में सिखाऊंगा, अभी नहीं. फाइन, नाम भूल जाओ, लेकिन एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स. और अग्रैन्युलोसाइट्स में 2 होते हैं, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स. इतना सब बोलने की जरूरत, इतना सब क्यों बोला मैं, कि ब्लड में एक सेल है जिसका नाम है लिम्फोसाइट. ज्यादा इंपॉर्टेंट है. फाइन. सो वी टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लिम्फोसाइट्स. आप बोलोगे इतना क्या बड़ा है लिम्फोसाइट्स में, ऐसा मतलब बाकी सब आप आरबीसी के बारे में बात नहीं कर रहे हो, प्लेटलेट्स के बारे में बात नहीं कर रहे हो, इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, उनको भाव नहीं दे रहे हो. लिम्फोसाइट से क्यों इतने इंपॉर्टेंट है? वो इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज शिका अकेले अकेले 8 बजे खा रही है. अरे यार 8 बजे कौन नाश्ता करता है रे? मेरे घर पे तो लोग उठे भी नहीं है अभी तक. एनीवे, आगे बढ़ते हैं. आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन ओवर हियर. कर. ओके, हियर वी आर. So we basically are going to talk about something called as lymphocytes. Now ये lymphocytes are basically type of WBC. ये WBC एक सेल्स है. फाइन. जब आप माँ के पेट में रहते हो, then that time they arise from the stem cells. इनको हम लोग प्यार से नाम दिया हुआ है हीमोसाइटोब्लास्ट्स. सो लीवर की जो स्टेम सेल्स है, प्लीज अंडरस्टैंड, माँ के पेट के अंदर जो बच्चा है उसके सेल्स की बात कर रहे हैं. लीवर के स्टेम सेल्स हैं, उनको नाम दिया हीमोसाइटोब्लास्ट्स. अब वहां से बन रहे हैं. जब आप पैदा हो जाते हो तो आपका बोन बन जाता है. तो आप में बोन मैरो से बनते हैं. आप में बोन मैरो से बन रहे हैं. अब जब माँ के पेट में थे तो
हिमोसाइटोब्लास्ट से बन रहे थे, अब सिर्फ बनते हैं। लीवर में माँ के पेट के अंदर बच्चा है, फीटस, उसके लीवर में बन रहे हैं, आपके हड्डियों में बन रहा है, ये सेल्स सिर्फ बन रहा है, लेकिन लेकिन मैच्योर नहीं हुआ है, वो काम का सेल्स नहीं है। कैसा है कि अगर मैं बोलूँ आप आर्मी में हो, फाइन, आपको मिलिट्री में जाना है या देश की सेवा में जाना है, तो एक बेसिकली कॉलेज रहता है जहाँ पर आपको पूरा ट्रेनिंग देंगे, एक्सरसाइज करवाएंगे, बाल काटेंगे, आपको बॉडी बनवाएंगे, सब कुछ करेंगे, बेसिक ट्रेनिंग देंगे। फिर वहां पर ट्रेनिंग होगा, फिर आपको बोलेंगे आपको जाना कहाँ पर है, आपको आर्मी में जाना है कि मिलिट्री और के एयरफोर्स में जाना है, तो बोलेंगे एयरफोर्स जाना है, तो फिर उसका कॉलेज अलग रहेगा। नहीं, मुझे आर्मी में जाना है, उसका कॉलेज अलग रहेगा, बेसिक ट्रेनिंग का कॉलेज अलग है। यहाँ पर भी सेम चीज है, बेसिक आप निकल रहे हो बोन मैरो से, आपको मालूम है आपको लिम्फोसाइट्स बनना है, आपको बॉडी की सेवा करनी है इन टर्म्स ऑफ इम्यूनिटी, लेकिन कैसे क्या बनना है, फाइन। फिर आप दो टाइप में, आप दो अलग अलग जगह पे मैच्योर होते हो। आइदर आप आपके गट में, बेसिकली आपका जो एलिमेंट्री कैनाल, उसके आजू बाजू में कुछ सेल्स रहते हैं, इनका नाम है बर्सल लिम्फोइड टिश्यूज। बर्सल लिम्फोइड टिश्यूज नाम के सेल्स रहते हैं। मोस्टली ये इंटेस्टाइन में पायर्स पैचेस नाम की सेल्स है, पायर्स पैचेस, और यहाँ पर टॉन्सिल्स नाम के सेल्स होते हैं, तो उसको बर्सल लिम्फोइड टिश्यू कहते हैं। वहां पर आइदर मैच्योर होगा, नहीं तो ब्लड में उतरेगा, ब्लड से लंग्स के पास जाएगा, लंग के पीछे ग्लैंड, इसका नाम है थाइमस। थाइमस अगर बर्सल लिम्फोइड टिश्यू में मैच्योर नहीं हुआ तो थाइमस में मैच्योर होगा, थाइमस में। सो दे मैच्योर आइदर इन द बर्सल लिम्फोइड टिश्यू। बर्सल लिम्फोइड टिश्यू स्पेशल काइंड ऑफ टिश्यू है, तो आइदर टॉन्सिल्स में रहेगा या इंटेस्टाइन में खास सेल्स इनका में पायर्स पैचेस, वहां पर रहेगा, फाइन, यहां पर मैच्योर होता है। अगर बर्सल लिम्फोइड टिश्यू मैच्योर होता है तो हम उसको प्यार से कहते हैं बी लिम्फोसाइट्स। बर्सल से वर्ड आया बी। और अगर थाइमस में मैच्योर होता है तो हम उसको प्यार से कहते हैं टी लिम्फोसाइट्स। थाइमस से वर्ड आता है टी। बी लिम्फोसाइट्स में दो टाइप के सेल्स हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स इन द बी लिम्फोसाइट्स। एक होता है प्लाज्मा सेल्स और दूसरा होता है मेमोरी बी सेल्स। और टी लिम्फोसाइट्स में चार टाइप के सेल्स हैं। टी किलर सेल्स, टी हेल्पर सेल्स, सेल्स बोलो या लिम्फोसाइट बोलो, चीज वही है, मतलब टी किलर लिम्फोसाइट्स, टी हेल्पर लिम्फोसाइट्स, ऐसा भी कह सकते हैं आप लोग। टी पूजा suppressor cells, and the last one will be T memory, या memory T cells. ओके, तो चार टाइप के सेल्स है, प्लाज्मा सेल्स, मेमोरी सेल्स, टी किलर सेल्स, टी हेल्पर सेल्स, टी सप्रेसर सेल्स, मेमोरी टी सेल्स। बी लिम्फोसाइट्स में दो टाइप, टी लिम्फोसाइट्स में चार टाइप्स। अब हर सेल के बारे में स्पेशली बात करते हैं। ओके, बस अंडरस्टैंड प्लाज्मा सेल्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो प्लाज्मा सेल्स है। सी लास्ट टाइम मैंने आपको मैं वर्ड बताया था, आई कम गो बैक टू द स्क्रीन। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था दो चीजों के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने बोला था, एंटीबॉडी और एंटीजन। एंटीबॉडी एंड एंटीजन, फाइन। जो बैक्टीरिया वायरस आपकी बॉडी के अंदर घुसता है उसको हम लोग कहते हैं पैथोजन। पैथोजन के बॉडी के ऊपर जो प्रोटीन रहता है, फाइन, वो होता है एंटीजन। वो एंटीजन को पढ़कर, एंटीजन को स्टडी कर आपका बॉडी जो प्रोटीन बनाता है उसके खिलाफ, वो होता है एंटीबॉडी। एंड एंटीबॉडी शुड किल द एंटीजन।
ये मैंने आपको सिखाया था। सो एंटीबॉडी बनना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटीबॉडी बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आजकल की मतलब जैसे जब से वो वैक्सीनेशन चालू हुआ है, जब से कोविड चालू हुआ है, सब लोग वही बोलते हैं कि एंटीबॉडी 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 एंटीबॉडी। बचपन से, जब से मैं जवान हूँ तब से मैं एंटीबॉडी एंटीबॉडी आई एम सॉरी एंटीबॉडी एंटीबॉडी के बारे में बात कर रहा हूँ, एंटीबॉडी के बारे में बात कर रहा हूँ। ओके, गलत गलत सोचते हैं, एंटीबॉडी नहीं, एंटीबॉडी। ओके, तो या एंटीबॉडी के बारे में हम लोग सोचते हैं। ओके, नाउ दिस एंटीबॉडीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन, अगर आपने देखा रहेगा, मैंने आज तक जितने लोगों को मैंने कोविड हुआ देखा है, मेरे फैमिली में बहुत लोग को हुआ है, मेरे आजू जो फ्रेंड्स को बहुत लोग को हुआ है, मैंने सुना बहुत लोग के बारे में है। आज तक मैंने किसी भी ऐसे इंसान को नहीं देखा जिसको कोविड दोबारा हुआ है। सेकंड टाइम हुआ, मेरे पर्सनल नॉलेज में तो नहीं है, मेरे पर्सनल नॉलेज में नहीं है। वो व्हाट्सएप की उड़ती उड़ती खबरें में मैं विश्वास नहीं रखता। फाइन, व्हाट्सएप इज फेक न्यूज। ओके, मेरे पर्सनल नॉलेज में कोई ऐसा नहीं जिसको कोविड सेकंड टाइम हुआ है। फाइन, दैट इज बिकॉज एक बार कोविड हो गया तो आपके एंटीबॉडीज बन गई। तो एंटीबॉडीज कितने टाइम तक रहेगी वो सब रिसर्च तो अभी तो हुआ नहीं है। फाइन, कोविड की एंटीबॉडीज नॉर्मली some antibodies remain for weeks, some for months, some for years, some for lifetime, depends. Fine, भगवान करे कोविड की एंटीबॉडीज पूरी लाइफ तक रहे। फाइन, जब आप वैक्सीन लेते हो, कोवैक्सीन या कोविशील्ड लेते हो, उसमें जो एंटीबॉडीज आपको दिया बनती है आपकी बॉडी से, अगेन नोबडी नोस कि वो एंटीबॉडीज कब तक रहेंगी, कब तक रहेंगी। फाइन, ये रिसर्च अभी तक हुए ही नहीं, ये तो अभी तक नया नया माल है कोविड। ओके, so we do not know, but anyway we are talking about antibody। कब से हम लास्ट टाइम में हम लोग बात कर रहे थे कि अपना एंटीबॉडी, दूसरे का एंटीबॉडी, अपना एंटीबॉडी बनता है, वैक्सीन से एंटीबॉडी बनता है, या माँ एंटीबॉडी देती है, या घोड़े की एंटीबॉडी लेते हैं। तो ये एंटीबॉडी वर्ड बहुत बार आया है। सो एंटीबॉडी बनाता कौन है? एंटीबॉडीज आर मेड बाय द प्लाज्मा सेल्स। फाइन, ये प्लाज्मा सेल्स का काम है कि एंटीबॉडीज बनाओ। They produce antibodies। मैं एंटीबॉडीज को ए भी लिखने वाला हूँ, एंटीजन को ए जी लिखूंगा, एज। फाइन, सो एंटीबॉडी बनाएगा प्लाज्मा सेल्स एट द रेट ऑफ नियरली 2000 पर सेकेंड। 2000 पर सेकेंड के रेट से वो बनाती है एंटीबॉडी। लेकिन मैंने लास्ट टाइम बताया था कब एंटीबॉडी बनेगी। एंटीबॉडी सिर्फ तब बनती है जब एंटीजन आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Now understand one simple thing। जब भी एक वायरस या बैक्टीरिया मेरे बॉडी के अंदर घुस गया, पहले बार आएगा तो मेरी बॉडी उसको स्टडी करने की कोशिश करेगी, आगे से पीछे से ऊपर नीचे जाता है उसे देखेगी, उसका केमिकल स्ट्रक्चर पढ़ने की कोशिश करेगी। ये जो पढ़ना है, ये जो प्रोटीन्स को पढ़ना है, दैट में टेक सम टाइम, दैट में टेक अराउंड डेज और वीक्स। फाइन, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज सेंसिटाइजेशन। फाइन, मतलब अगर मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है तो समझो मेरा और किसका झगड़ा हो गया, समझो कौन छोटा कौन है इधर, छोटा मोटा कौन है इधर। फाइन, तो श्वेता तोड़ गिरे। फाइन, तो पतली सी लड़की है, उसका मेरा झगड़ा हो रहा है, मैं गुस्सा ही नहीं आ रहा है, समझो मेरी बहन है, हम लोग खेल। फाइन, वो मुझे ठक करके मारी, बहुत मारी, 10 बार हो गया, 15वें में सटक के खाट करके उसके दिया मैंने। फाइन, सो 15 बार उसको मारना पड़ा जब तक मेरी सटकी नहीं और मैंने उसको दिया नहीं खट करके। फाइन, that 15 times जो उसने मुझे मारा है, that around 3-4 minutes which is taken for me to actually get angry and खट करके देने, that process is called as sensitization। कोई 2 फटके में गुस्सा हो जाए, कोई 1 फटके में गुस्सा हो जाए, मुझे 15 फटके लगे गुस्सा आने में। सेम थिंग ओवर हियर, वायरस बैक्टीरिया अंदर आने के बाद, वो वायरस बैक्टीरिया को अंदर आने के बाद वो अंदर आएगा, मल्टीप्लाई होगा, उसके प्रोटीन्स दिखेंगे, उसके प्रोटीन्स को पढ़ा जाएगा, स्टडी किया जाएगा, उसके खिलाफ प्रोटीन्स बनाए जाएंगे, और वो प्रोटीन्स बनना, दैट इज कॉल्ड एज, वो उसको सेंसिटाइजेशन का प्रोसेस कहते हैं। फाइन, इट इज गोइंग टू टेक टाइम, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो पहले बार तो टाइम लेगा, सेकेंड टाइम जब आएगा तो ये पूरा प्रोसेस अगर वापस बनेगा तो फायदा क्या आपकी इम्यूनिटी का। फाइन, सेकेंड टाइम भी आएगा, सेकेंड टाइम भी आप बीमार पड़ोगे तो फायदा क्या ना। सेकेंड टाइम जैसे ही वायरस बैक्टीरिया आएगा उसको इमीडिएटली पेशेंट के बाहर निकलना पड़ेगा। और सेकेंड टाइम, सो फर्स्ट टाइम जब वो आता है, सेंसिटाइजेशन को आप स्टोर करके रखते हो। मैंने आपको एग्जांपल दिया माप लेने का, आप टेलर के पास जाओगे, टेलर आपका माप लेगा, गले का, कमर का, पेट का, हाथ का, पैर का, सब माप लेगा।
सेकंड टाइम जाकर तो शर्ट बनाने का, अरे हाँ आपका माप है मेरे पास, जाओ, आपका टाइम बच गया, फाइन। सो सेंसिटाइजेशन का टाइम सेकंड टाइम नहीं लगना चाहिए, तो इसलिए आपके बॉडी में होते हैं मेमोरी सेल्स, इसलिए आपके बॉडी के अंदर है मेमोरी सेल, एंड दिस मेमोरी सेल्स विल रिटेन सेंसिटाइजेशन, दे विल रिटेन द सेंसिटाइजेशन। सेकंड टाइम जब आप आओगे, सेंसिटाइजेशन, प्लीज अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग, आपके बॉडी में एंटीबॉडी स्टोर नहीं होते हैं, योर बॉडीज आर नॉट गोइंग टू स्टोर एंटीबॉडीज, फाइन। मैं बोलूंगा मेरे बॉडी में तो एंटीबॉडी है, नहीं होते, मुझे कोविड होकर गया तो क्या मेरे अंदर कोविड के एंटीबॉडीज है, नहीं है। आप बोले अरे तो आपको कोविड होगा, नहीं होगा, क्यों? बिकॉज कोविड का वायरस वापस अगर मेरे बॉडी के अंदर आएगा तो सेंसिटाइजेशन स्टोर्ड है, प्रोसेस स्टोर्ड है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मेरी बॉडी खट करके एंटीबॉडी बना लेगी वापस, अब टाइम नहीं लगेगा, फाइन। सो एंटीबॉडी स्टोर नहीं होते, एंटीबॉडी बनाने का जो प्रोसेस है वो स्टोर हो जाता है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर चेक, यू आर नॉट गोइंग टू स्टोर द एंटीबॉडीज, एक्चुअली एंटीबॉडी स्टोर नहीं करेगा। आपका टेलर का शर्ट बना के नहीं रखती, आपको जरूरत है कि नहीं क्या मालूम ना, वापस जरूरत ही नहीं पड़ेगी तो दूसरे शर्ट की, हाँ, लेकिन माप है उसके पास, फाइन। तो नेक्स्ट टाइम टाइम नहीं लगने वाला है, फाइन, लेकिन शर्ट बना के नहीं रखने वाला है। सेम थिंग हो रही है, एंटीबॉडीज बना के नहीं रखे, एक बार एंटीबॉडीज अपना काम कर दिया, एंटीबॉडीज छू, नेक्स्ट टाइम जब भी वो वायरस बैक्टीरिया आएगा फट करके बन जाएगा, उसमें टाइम नहीं लगने वाला है सेकंड टाइम, ओके। नाउ ये मेन सेल्स है, प्लाज्मा सेल्स, सबसे मेन प्लाज्मा सेल्स है। टी किलर क्या करता है? टी किलर नाम से देखो कैसा नाम रखा है, किलर सेल्स, किलर, अरे किलर, एक्चुअली मारता है, एक्चुअली मारता है, उसको हम लोग प्यार से कहते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल्स भी कहते हैं, फाइन, दे आर आल्सो कॉल्ड एज साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। सेल्स को मारने वाला टी सेल्स, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, साइटो मतलब सेल, फाइन। करता क्या है ये? जैसे आपको कोई इंफेक्शन, आपके बॉडी के अंदर बैक्टीरिया वायरस आएगा, फाइन, कोई भी फॉरेन सेल आएगा, ये उस सेल के पास जाएगा और रिलीज करेगा केमिकल जिसका नाम है परफोरिन, परफोरिन। सो इट बेसिकली सेल एंड रिलीज परफोरिन। जिस भी सेल को बैक्टीरिया वायरस ने घेर के रखा है, फाइन, आइदर आपके इन्फेक्टेड सेल को, तो आई एम नॉट गोइंग टू से कि बाइंड टू इन्फेक्टेड सेल ओनली, इन्फेक्टेड सेल को या फिर आपके माइक्रोब को, या कोई भी फॉरेन का सेल या कोई भी खराब हुआ सेल हो, उनको जाकर ये बाइंड करेगा और रिलीज करेगा परफोरिन। नाम से मतलब परफोरिन का मतलब होता है परफोरेशन करने वाला, होल्स बनाने वाला, होल्स बनाने वाला। तो ये बनाएगा उसके अंदर होल्स और उसको पूरा मार देगा, परफोरिन की वजह से पूरे सेल वॉल में खड्डे पड़ जाते हैं और वो सेल मर जाता है, आइदर इन्फेक्टेड सेल मर जाएगा या फिर माइक्रोब मर जाएगा, फाइन। लेकिन वो ये बेसिकली डायरेक्टली जाकर मारता है, जाकर मारेगा, फाइन। हेल्पर सेल्स थोड़े अलग है। हेल्पर सेल्स क्या करते हैं? हेल्पर सेल बनाते हैं एक चीज कॉल्ड एज लिम्फोकाइन, release something called as lymphokyne. अभी लिम्फोकाइन क्या करता है? लिम्फोकाइन तीन चीज करता है। कैसा रहता है? बैटिंग तो विराट कोहली कर रहा है या बॉलिंग तो बुमराह कर रहा है आईपीएल के मैच में, लेकिन जब भी वो 4 मारते विकेट लेते हैं ना, पीछे से लोग ना ऐसे वो 5-6 चीयर लीडर रहती है, वैसे पॉम लेके चालू रहती है, फाइन। हेल्पर सेल्स आर लाइक चीयर लीडर्स, वो एंटीबॉडी बनाते नहीं है, लेकिन जैसे ही कोई बैक्टीरिया वायरस, प्लाज्मा सेल्स बहुत आलसी बैट्समैन है, फाइन। जैसे वायरस बैक्टीरिया अंदर आता है, प्लाज्मा सेल सोया रहता है, लोग अरे पूरे वो आ गया, बैक्टीरिया वायरस आ गया, कुछ तो कर, हाँ कर लूंगा, क्या जल्दी क्या, फाइन। हेल्पर सेल नहीं, हेल्पर सेल पॉम लेकर चालू होगा, एंटीबॉडी एंटीबॉडी और बनाओ, एंटीबॉडी 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 और बनाओ, एंटी, चालू हो जाते हो, फाइन। सो ये नाचने की वजह से क्या होता है, प्लाज्मा सेल लो एंटीबॉडी बनाने, हाँ मैं बनाता हूँ, अभी चीयरलीडर नाचने चालू हो जाता है वो, फाइन। सो हेल्पर सेल्स आर बेसिकली स्टिम्युलेटिंग द प्लाज्मा सेल्स टू मेक एंटीबॉडीज, फाइन। हेल्पर सेल नहीं नाचेगा,
नाश्ता विस्ता नहीं है, स्टिमुलेट करते हैं। पर अगर हेल्पर सेल स्टिमुलेट नहीं करेगा तो प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी नहीं बनाएगा। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंड दिस। आई डोंट नो आप में किसी को बीमारी हुआ है कि नहीं, किसी को नहीं हुआ रहेगा, होपफुली कभी हुआ हो भी ना एड्स, होपफुली किसी को ना हो, लाइफ में कभी किसी को ना हो, फाइन। लेकिन एड्स की बीमारी में जो वायरस बॉडी के अंदर जाता है, एचआईवी जाकर एग्जैक्टली आपके हेल्पर सेल्स को ही मारता है, सिर्फ हेल्पर सेल को मारता है। एक बार हेल्पर सेल मर गए तो वो स्टिमुलेट नहीं करेंगे, वो स्टिमुलेट नहीं करेंगे तो प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडी बनाएंगे नहीं। अगर एंटीबॉडी बनी नहीं किसी भी चीज की तो आपकी बॉडी तो आओ जाओ घर तुम्हारा हो जाएगी, कोई भी घुसेगा, एंटीबॉडी बनने ही नहीं वाली है, तो आपकी बॉडी वल्नरेबल हो जाती है, अलग अलग डिजीज घुसने लगता है आपकी बॉडी के अंदर, और आप एड्स से नहीं मरते, आप वो आने वाली बीमारियों से मरना शुरू कर देते। फाइन, तो आपकी बॉडी एंटीबॉडीज बना नहीं सकती बिकॉज हेल्पर सेल्स को स्टिमुलेट नहीं कर रहे। फाइन, सो हेल्पर सेल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टिमुलेट द प्लाज्मा सेल्स। फाइन, नंबर 1 वो काम करता है, प्लाज्मा सेल्स को स्टिमुलेट करता है, नंबर 1। दूसरा, मैक्रोफेजेस, सिर्फ मरे हुए सेल्स हैं, मरे हुए माइक्रोब्स हैं, उनको खाना पड़ेगा। आपके बॉडी में फैगोसाइट्स होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं, उनको बुलाता है, ए भाई आजा आजा, इनको खा के साफ कर दे, ब्लड साफ कर दे, तो आएगा, सब मरे हुए सेल्स को या माइक्रोब्स को खा जाएगा। उनको बुलाना, उनको अट्रैक्ट करना भी काम है इसका ही। फाइन, और जैसे बैक्टीरिया वायरस अंदर आएगा तो बाकी के सेल्स जो है, प्लाज्मा सेल्स बोलो, हेल्पर किलर सेल्स, सप्रेसर सेल्स बोलो, मेमोरी सेल्स बोलो, उनको मल्टीप्लाई करना, फटाफट मल्टीप्लाई करवाना, उसको बोलते हैं प्लोरीफरेशन। सो तीन करता है, proliferation of other cells, stimulation of plasma cells number 2, and attraction of macrophages number 3। फाइन, तीनों काम करेगा आपका लिम्फोकाइन, या लिम्फोकाइन मतलब हेल्पर सेल्स, हेल्पर सेल्स। फाइन, नाउ हो गया, बैक्टीरिया वायरस बॉडी के अंदर घुस गया, उसके बाद में हेल्पर सेल नाचा, किलर सेल ने जाके होल मारे, प्लाज्मा सेल ने एंटीबॉडी बनाए, एंटीबॉडी ने एंटीजन के साथ चिपक गए, मार गया, वायरस बैक्टीरिया मर गया, हो गया, फिर भी एंटीबॉडी बन रहे हैं, नहीं बनने चाहिए, और नहीं बनने चाहिए, और बनेंगे तो आपके खुद के सेल्स की वाट लग सकती है। नॉर्मली नहीं लगनी चाहिए लेकिन लग सकती है, चांस तो है। तो क्या होगा, ये बॉलीवुड का पुलिस है, ये बॉलीवुड का पुलिस है, इट सप्रेसेस द इम्यून सिस्टम। मतलब बॉलीवुड का पुलिस कभी आता है मालूम है ना, पूरा पिक्चर होता है खत्म, लास्ट का आधा घंटा मारा मार चालू है, तब नहीं आएंगे, फिर हीरो के दोस्त आएंगे, हीरोइन के घर वाले आएंगे, विलन के गुंडे आएंगे, सब लोग आएंगे, पुलिस नहीं आएंगे। फाइन, फुल मारा मारी हो रही है, हीरो का दोस्त मर रहा है, हीरोइन के साथ छेड़छाड़ हो रही है, हीरो को धो रहा है, उसकी माँ की कनपट्टी में बंदूक रखा हुआ है, हीरो को 2-3 गोली लगती है, फिर विलन को मार देता है, अपनी माँ के साथ गले लगता है, विलन को हीरोइन को चुम्मी देता है, उसके बाद में आएगी पुलिस, ये गप गप गप, ये परफोरिन होल नहीं मारने का, गप करने होल नहीं, ये हेल्पर सेल नाचने का नहीं, अभी चप, फाइन, ये प्लाज्मा सेल बहुत हो गया, एंटीबॉडी तेरे एंटीबॉडी और नहीं बनाने का है, चल चप खत्म, पिक्चर खत्म, चल। एग्जैक्टली यही करता है ये सप्रेसर सेल, दबा देता है इम्यून रिस्पांस को, बिकॉज अभी काम खत्म हो चुका है, आपका खतरा टल चुका है, और एंटीबॉडी बनेगी तो हो सकता है कि आपके बॉडी के सेल्स को भी तकलीफ हो जाए, तो इट सप्रेसेस द इम्यून सिस्टम कंप्लीटली फॉर सम टाइम, फाइन, आफ्टर द इम्यून रिस्पांस, फाइन। एंड लास्ट में है मेमोरी सेल, सेम काम करता है, रिटेन सेंसिटाइजेशन। तो ये बेसिकली 6 सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ होता क्या है, प्रोसेस के बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन सब्सटेंस आया, वायरस या बैक्टीरिया आया, फाइन, उसके ऊपर रहेंगे एंटीजन, जैसे एंटीजेंस आएंगे डायरेक्टली एंटीजेंस आइदर प्लाज्मा को एक्टिवेट करेंगे या फिर हेल्पर सेल्स विल एक्टिवेट द प्लाज्मा सेल्स, प्लाज्मा सेल्स बनाएंगे एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज are going to go to the towards the bacteria, towards the virus, fine,
आइदर ब्लड से जाएंगे या ब्लड का एक जुड़वा भाई रहता है लिम्फ करके, सफेद कलर का थोड़ा सा लिक्विड रहता है, उसमें से जाएंगे ब्लड या लिम्फ में जाएंगे, दे विल गो टुवर्ड्स द एंटीजन, और एंटीजन के साथ वो चिपक जाएंगे। वो कैसे चिपकते हैं हम लोग बाद में पढ़ने वाले हैं, लेकिन एक बार एंटीजन के साथ चिपक गए उसको हम लोग कहते हैं एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और वो चिपक जाएंगे। उसके बाद वो तीन चीजें करेगी, मैं आपको समझा रहा हूँ क्या करता है। दे विल डू थ्री थिंग्स, मैं यहाँ पे चैट पे लिखने वाला हूँ। फाइन, एक तो वो करेंगे न्यूट्रलाइजेशन, या फिर वो करेंगे ऑप्सोनाइजेशन, ऑप्सोनाइजेशन, या सबसे इंपॉर्टेंट वो करेंगे एग्लूटिनेशन। अब यार एक्सप्लेन दिस क्या होता है। फाइन, आइदर एंटीबॉडी एंटीजन से चिपक जाएगा, एक बार चिपक गया, फाइन, उसके बाद अगर वो पैथोजन कोई समझो टॉक्सिन बना रहा है, पॉइजन बना रहा है, तो एंटीबॉडी एंटीटॉक्सिन बनाकर उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। फाइन, यू विल सी दैट द पैथोजन बिकम्स कंप्लीटली हार्मलेस, उसको न्यूट्रलाइज ही कर देगा। अगर पैथोजन एसिड बना रहा है, ये अल्कली बना देगा, पैथोजन अल्कली बनाता है एसिड बना देगा, पैथोजन टॉक्सिन बनाता है एंटीटॉक्सिन बना देगा। लेकिन पैथोजन जो कुछ चीज बना रहा है उसके खिलाफ ही कुछ चीज बनाकर उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, कंप्लीट न्यूट्रलाइज, तो फायदा भी नहीं उसका रहेगा, नंबर वन। दूसरा चीज है ऑप्सोनाइजेशन। एंटीबॉडी विल स्टिक टू द एंटीजन एंड कोट द सरफेस ऑफ द पैथोजन, पैथोजन को पूरा रंग देगा, एक्चुअली केमिकल्स डालेगा उसके ऊपर। क्यों? सिर्फ ब्लड में दिखना शुरू कर देता है। ट्रैफिक पुलिस वाले वाले वो कोट पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं, जिसे वो स्ट्रिप रहती है, वो फ्लोरोसेंट कर लाइट में वो दिखते हैं, लाइट में दिखना शुरू कर। सेम थिंग इधर भी रहता है, रिफ्लेक्टर। फाइन, दे विल कोट द सरफेस ऑफ द पैथोजन, तो क्या हो जाएगा, पैथोजन दिखना शुरू कर देगा। फैगोसाइट्स आके उधर देख माइक्रोब पड़ा है निकल जाए। फाइन, तो फैगोसाइट्स को दिखने में मदद हो जाती है। फैगोसाइट्स अंडरस्टैंड कि कहां पर है माइक्रोब्स, सो दे विल एक्चुअली कोट द सरफेस ऑफ द pathogen. Number two, that's called opsonization. Opsonization is coating the surface, coating the surface. Fine. लेकिन सबसे important काम जो होता है वो agglutination. See, either neutralization or opsonization or agglutination. कुछ ना कुछ एक चीज करता है नॉर्मली। सबसे ज्यादा जो होता है वो होता है agglutination. नाम से मालूम पड़ता है glue मतलब क्या, चिपकना। तो होगा क्या, antibody will stick to the antigen, another antibody, another antigen, तो बहुत सारे एंटीबॉडी चिपक जाएंगे। फाइन, बाद में सारे एंटीबॉडीज आपस में चिपक कर एक बड़ा सा गोला बनाएंगे। ये बड़ा सा गोला जब ब्लड में घूमेगा तो बॉडी को मालूम पड़ेगा ना, हाँ कुछ तो गलत सा घूम रहा है, बहुत सा गोला बन रहा है, ये एब्नॉर्मल गोला है, बॉडी का ब्लड में नहीं होना चाहिए। तो फैगोसाइट्स आएंगे और गोले को खा जाएंगे, वो चिपक जाता है, एग्लूटिनेशन होता है, वहां पर ब्लड थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। आई डोंट सत्य है। फाइन, आई विल शो यू प्लीज, मैं आपको चीज दिखाता हूँ। टाइफाइड के टेस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, टाइफाइड के टेस्ट में इसको ना सिर्फ टाइफाइड के टेस्ट में ना ऐसा एक स्लाइड रहता है, ऐसा ये रहता है, थोड़ा सा दबाव रहता है, यहाँ पर थोड़ा सा दबाव रहा है, यहाँ पर ब्लड डाल सकते हैं, ऐसे रहता है, कभी 6 का कभी 8 का रहता है। टाइफाइड 3 चीज से होता है, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला पैराडाइफी ए, साल्मोनेला पैराडाइफी बी। टाइफी ए और बी इतना याद रखो, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक के अंदर डालेंगे ब्लड, चारों में ब्लड डालेंगे, चार में आपके 4 पर ब्लड डालेंगे, ठीक है। फिर अभी मालूम नहीं आपको टाइफाइड है कि नहीं, अगर है तो ये मालूम नहीं कि टाइफी की वजह से है, टाइफी ए की वजह से, कि टाइफी बी की वजह से, वो भी नहीं मालूम। तो 4 इसमें साचों में आपको ब्लड डालेंगे, एक ड्रॉप ब्लड डालेंगे। फिर उनके लैब में ना पहले से
ये रहता है क्या, एंटीबॉडी रहता है, फाइन. सो दे विल ऐड एंटीबॉडी, सॉरी एंटीजन रहता है, एंटीजन रहता है, विल ऐड एंटीजन फॉर टाइफी इन सर्कल नंबर बी, टाइफी ए इन सर्कल नंबर सी एंड टाइफी बी इन सर्कल नंबर सी. तो टाइफी एक में डालेंगे और टाइफी सी इससे मिला लेंगे, एक को ऐसे रखेंगे. तो अभी 4 खानों में 4 चीजें, एक में सिर्फ ब्लड है, एक में ब्लड प्लस टाइफी का एंटीजन है, दूसरे में ब्लड प्लस टाइफी ए का एंटीजन है, और तीसरे में ब्लड प्लस टाइफी बी का एंटीजन है. प्लीज अंडरस्टैंड, आपको अगर टाइफॉइड नहीं हुआ है तो आपकी बॉडी में एंटीबॉडी नहीं बना रहेगा. अगर आपको बॉडी में टाइफी से टाइफॉइड हुआ है तो टाइफी का एंटीबॉडी बना रहेगा. जिसके तो होता क्या है, अगर एंटीबॉडी बना रहेगा तो एंटीबॉडी एंटीजन चिपक जाएगा, वो गोला बनेगा और वो ब्लड थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, तो उसको घुमाते ऐसा घुमाते तो फिर नॉर्मल. नाउ लेट्स से कि ए में ब्लड है, बी में टाइफी है, सी में ए है और डी में बी है. तो जो ब्लड है वो तो ऐसा 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 ऐसे घूम रहा है. फाइन. टाइफी वाला जो है वो ऐसा 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 घूम रहा है. टाइफी ए वाला जो है वो ऐसा 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 घूम रहा है. लेकिन टाइफी बी वाला जो है वो इसका मतलब टाइफी बी वाला गाढ़ा हो गया है, उसके अंदर एंटीबॉडीज थे, तो एंटीबॉडीज थे तो एंटीजन जैसे चिपक कर वो गाढ़ा हो गया, वहां पर एग्लूटिनेशन हो गया, तो मालूम पड़ता है कि चौथा वाला थोड़ा गाढ़ा हो गया, आपको टाइफी बी है. अगर चारों सेम इसमें घूम रहे हैं इसका मतलब आपको कुछ नहीं है, इसे मजा मुझे बुखार आ गया. आई ऑलरेडी टॉट यू वैक्सीनेशन, मैं आपको वैक्सीन सिखा दिया था लास्ट टाइम. वैक्सीन क्या तो मैं बोला था, 4 चीजें वैक्सीनेशन. आइदर आप एक वायरस या बैक्टीरिया को मार दो और फिर बॉडी के अंदर डालो. दूसरा, उसको एटेंचुएट करो, बट एटेंचुएट बहुत इंग्लिश वर्ड है, वीकन करो. सो केमिकल से थोड़ा सा कमजोर करो. एक तो कंप्लीटली मार दो या थोड़ा सा वीकन करके डाल. नंबर 2, अगर फिर भी डर लगता है को नहीं भाई वायरस बैक्टीरिया बॉडी के अंदर चला गया, वायरस जिंदा हो गया तो नहीं चाहिए, तो क्या कर सकते हो आप, उसके ऊपर का जो प्रोटीन है, सरफेस के ऊपर का प्रोटीन है या कोई पर्टिकुलर शुगर जो उसको जिंदा रखता है, वो पकड़ के उससे वैक्सीन बनाओ. नंबर 4. चौथा क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, वायरस बैक्टीरिया आपके बॉडी में जाकर कुछ ऐसा केमिकल छोड़ता है जिसकी वजह से आपके सेल्स की वाट लग जाती है. वो सेल, वो केमिकल को पकड़ो, वो केमिकल से वैक्सीन बनाओ. सो आइदर कंप्लीट पैथोजन, डेड पैथोजन, weakened pathogen, a protein on the surface of the pathogen और a toxin of the pathogen. चारों से वैक्सीन, किसी 4 एक से वैक्सीन. अभी इसमें 2 वैक्सीन बन रहे हैं, अगर आपको मालूम नहीं है तो. जो अभी कोविशील्ड कोवैक्सीन आ रहे हैं, फाइन. को इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कोवैक्सीन जो है, कोवैक्सीन में डायरेक्टली वीकेंड कोरोना वायरस यूज कर रहे हैं, वीकेंड कोरोना वायरस यूज कर रहे हैं डायरेक्टली. फाइन. और कोविशील्ड जो है, कोविशील्ड में अपना जो कोरोना वैक्सीन है उसका प्रोटीन ले रहे हैं, एक्चुअली डीएनए लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, स्पाइक प्रोटीन लेते हैं और प्रोटीन को डाल रहे हैं एक दूसरे वायरस के अंदर. एडिनो वायरस करके वायरस रहता है, सर्दी का वायरस है, उस वायरस के अंदर डालकर फिर उसको अंदर बॉडी के अंदर एंटर करता है. तो अलग अलग प्रोसेस रहते हैं, हम तो डिटेल में नहीं घुसेंगे. फाइन. I will like you to open your books to page number 223. आपको पढ़ना है फ्रॉम सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम से लेकर डू नॉट रीड स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी. 10.2 नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम और वैक्सीनेशन पूरा. सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम वैक्सीनेशन पूरा पढ़ना है. कोई भी डाउट रहेगा तो चैट विंडो पे पूछ सकते हो. कवरिंग नॉर्मली ऑन द आपके नाक के यहाँ पर या मुंह के अंदर जहाँ पर भी ओपन कवरिंग रहता है म्यूकस का, उसको म्यूकोसा कह सकते हैं. पेट के ऊपर भी रहता है, अलग अलग जगह पर ऑर्गन्स के ऊपर एक कवरिंग रहता है म्यूकस मेम्ब्रेन का, तो वो उधर का म्यूकोसा, नेसल म्यूकोसा बोलो या स्टमक का म्यूकोसा बोलो. proliferation normally Varsha is fast division of cells, फटाफट division of cells. Okay.
आगे बल्ले ले 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 ह्यूमर ह्यूमर का मतलब होता है बॉडी फ्लूइड्स। बॉडी में जितने भी लिक्विड्स है बेसिकली ब्लड और लिम्फ, उसको ह्यूमर कहते हैं। ह्यूमर चला चला that's why this is to you can say कि जो आपका टी लिम्फोसाइट्स है जहां पर प्लाज्मा सेल्स होते हैं, एंटीबॉडीज होता है, तो उसको हम लोग बेसिकली कह सकते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी। एंटीबॉडीज बनते हैं और सेल में डाले जाते हैं, एंटीबॉडीज बनते हैं और सेल में डाले जाते हैं, यू कॉल इट एज ह्यूमरल इम्यूनिटी और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, AMIS। और जो टी लिम्फोसाइट्स है जहां पर टी से किलर सेल्स है, हेल्पर सेल्स, सप्रेसर सेल्स है, वो खुद जाते हैं जहां पर इन्फेक्शन हुआ है वहां पर खुद जाएंगे ये सेल्स, तो ये सेल्स खुद जाते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड CMIs। Anyway, I'm going to show you something now. वो डायग्राम, अच्छा डायग्राम भी मिल गया आज में यार। हाँ yeah, this is good. एक मिनट ना, मैं थोड़ा डायग्राम ढूंढ रहा हूँ अच्छे वाले आपको सिखाने के लिए। एक भी अच्छा डायग्राम नहीं, क्या पका रहे ये लोग यार, मजा ही नहीं आता। So once चल Okay, so basically what I'm going to teach you now is a very important thing. With neat level diagram, explain the structure of antibody. ऐसा एक क्वेश्चन आता है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। See, जब मैं बात करता हूँ एंटीबॉडी, आपको मालूम है एंटीबॉडी क्या है? एंटीबॉडी क्या है? एंटीबॉडी एक ग्लाइकोप्रोटीन है, सिर्फ प्रोटीन नहीं होता है, वो ग्लूकोज प्लस प्रोटीन रहता है, ग्लाइकोप्रोटीन रहता है, जो कब बनता है, जो कौन बनाता है? प्लाज्मा सेल्स बनाएगा, बनेगा। फाइन, मैंने पहले बोला कि बॉडी में नॉर्मली नहीं रहते, लेकिन जब एंटीजन आता है तो इमीडिएटली बनना शुरू हो जाते हैं। फाइन, सो एंटीबॉडीज आर ग्लाइकोप्रोटीन्स मेड बाय द प्लाज्मा सेल्स ऑफ बी लिम्फोसाइट्स आफ्टर द एंट्री ऑफ द एंटीजन। कितने बनते हैं? 2000 पर सेकेंड बनते हैं। फाइन, लेकिन एंटीबॉडी का दूसरा नाम मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ, इम्यूनोग्लोब्यूलिन। इम्यूनोग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन का मतलब होगा प्रोटीन, ग्लोब्यूलिन का मतलब है प्रोटीन। इम्यूनो मतलब इम्यूनिटी देने वाला प्रोटीन, इम्यूनिटी देने वाला प्रोटीन, इम्यूनोग्लोब्यूलिन। शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता हूं इसका IG। So basically there are 5 different types of antibodies: IgA,
IgG, IgM, IgE, एक्चुअली मैं गेम लिखूंगा, गेम G A, तो याद रखने में इजी पड़ता है, M E और D, IgG, IgA, IgM, IgE, IgD, फाइन। एक्सेप्ट फॉर डी, हर एक के बारे में कुछ खास चीज है। आपके बॉडी में 70 to 75% एंटीबॉडी जो रहते हैं वो IgG रहते हैं, IgG, फाइन। अगर आपका ब्लड रिपोर्ट करते हैं किसी भी चीज के लिए कि भाई मेरे को ये हुआ है वो, तो आपके ब्लड रिपोर्ट में जो वर्ड आएगा वो होगा IgG। मराठी में उसके ऊपर कहावत भी है, IgG योर बाईजी, उन्हें वो तो अलग, सॉरी, फाइन। तो IgG इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंटीबॉडीज रहते हैं IgG। IgA आपको माँ से मिलता है, अगर आपको याद है लास्ट टाइम, कोलोस्ट्रम, माँ के पहले 2 दिन का दूध, पहले दिन का दूध बेसिकली, फाइन, इट्स IgA, फाइन। IgM के बारे में फॉर नीट पर्पस याद रखना, IgM सबसे बड़ा एंटीबॉडी है इन टर्म्स ऑफ साइज, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स इट इज IgG, इन टर्म्स ऑफ साइज इज द हाईएस्ट नंबर इज IgM, फाइन। जब भी आपको सर्दी खांसी होती है, एलर्जी होती है, एलर्जी, तो सबसे ज्यादा जो निकलता है वो होता है IgE, IgE एलर्जी में सबसे ज्यादा बनता है, फाइन। IgD के बारे में कुछ खास चीज नहीं है, फाइन, वो सप्लीमेंट्री रहता है, इट कम्स अलोंग विद G, सॉरी, इट कम्स अलोंग विद G, फाइन। सो ये नीट के लिए था, मोस्ट एबंडेंट G, लार्जेस्ट M, मास से A, एलर्जी में E, फाइन। यार ना 5 के एंटीबॉडीज है ना, एंटीबॉडी है, प्रोटीन है, ग्लोब्यूलिन है, बचपन में हमने पढ़ा था लास्ट ईयर बायोमोलिक्यूल्स, प्रोटीन बनता है अमाइनो एसिड से, a long chain of amino acids is called as polypeptide chain, polypeptide chain। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा कैपिटल Y शेप स्ट्रक्चर रहता है, कैपिटल Y शेप का स्ट्रक्चर है, फाइन। और कैपिटल Y शेप का स्ट्रक्चर है और उसमें 4 अमाइनो एसिड्स की चेन है, 4 अमाइनो एसिड्स की चेन है, फाइन। Now I'm going to show you this. ये देख, ये कौन है बे? नहीं, ये कहाँ है? ये रहा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये 2 लंबी चेन है, ये पूरी बड़ी वाली लंबी चेन, और 2 छोटी चेन, 2 स्मॉल चेन्स एंड 2 हेवी। सो जो लंबी चेन्स है उसमें ज्यादा अमाइनो एसिड्स रहेंगे, जो छोटी चेन्स है उनमें कम अमाइनो एसिड्स रहेंगे। सो मजे की बात है, अमाइनो एसिड सब सेम रहते हैं, तो उनका वेट है, समझो वेट में एक अमाइनो एसिड का वेट बोलो x, फाइन। नाउ स्मॉल चेन हैज 210 अमाइनो एसिड्स, 210 अमाइनो एसिड्स, द लॉन्ग चेन इज नियरली 440 अमाइनो एसिड्स। तो 210 अमाइनो एसिड्स इनटू x, मतलब इसका वजन कम रहेगा। 440 अमाइनो एसिड्स इनटू x डाल्टन, तो इसका वेट ज्यादा रहेगा। सो केमिकली इसका वजन ज्यादा है, इसका वजन कम है, तो इसको हम लोग कहते हैं लाइट चेन, और बड़ी वाली को हम लोग कहते हैं हेवी चेन। वी डू नॉट कॉल देम एज शॉर्ट चेन एंड लॉन्ग चेन, वी कॉल देम एज लाइट चेन्स एंड हेवी चेन्स बिकॉज ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट, बिकॉज ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट। लाइट चेन, 2 लाइट चेन्स और बाहर की तरफ 2 हेवी चेन्स अंदर की तरफ। वापस एक बार डायग्राम की तरफ, तो 2 लाइट चेन्स है, 2 हेवी चेन्स है, और अगर आप ध्यान से देखो तो काफी सारे डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं। So these chains are linked together by something called as disulfide bonds. Fine, so disulfide bonds है सब, fine। मजे की बात, understand this very 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 important thing। See, यहाँ तक जो है ना, यहाँ तक सब कुछ सेम है, यहाँ तक सब कुछ सेम है। मतलब मैं अगर एग्जांपल दूं, आपको एग्जांपल दूं, समझो एक क्लासरूम है, उस क्लासरूम में 50 बच्चे हैं, सब सेम हाइट के, सब सेम वेट के हैं, सबने सेम यूनिफॉर्म पहना है, सबने ब्लू पैंट पहनी है, सबने ब्लू सॉक्स और ब्लैक शूज पहने, सबने। और मैं आते ही, मैं टीचर हूं, मैं आते ही गिर गया, बेंच के नीचे से सबको देख रहा हूँ, सबके ब्लू पैंट, सबके ब्लू शूज, सबके ब्लैक शूज, सबके ब्लू सॉक्स, तो पहचानू क्या कहना है, आइडेंटिफाई पीपल, सेम व्हाइट शर्ट, सेम ब्लू पैंट, सेम ब्लैक सॉक्स, तो मालूम ही नहीं पड़ेगा, सबकी हाइट सेम, वेट सेम। तो चेहरा नहीं देखूंगा तो मालूम नहीं पड़ेगा माय पॉइंट। फिर मैं ऊपर उठता हूँ, अरे चेहरा देखता हूँ, अरे ऋतिक, अरे अंश, अरे आदित्य, अरे कौशिक, अरे गेटिंग मालूम, चेहरा दिख गया ना मेरे को अभी, नाउ आई कैन आइडेंटिफाई कौन किधर है।
सेम थिंग हैपेंस ओवर हियर, सेम थिंग हैपेंस ओवर। दुनिया में अगर करोड़ों एंटीबॉडीज है, करोड़ों एंटीबॉडीज, तो उन करोड़ों एंटीबॉडीज का ये जो नीचे का हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, आपको एक बात दिखाता हूँ, नीचे वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, इसके नीचे वाला हिस्सा, ये सब ये ये एग्जैक्टली सेम रहता है, एग्जैक्टली सेम। जितने भी एंटीबॉडीज दुनिया में रहेंगे सबका ये नीचे का हिस्सा सेम रहता है। फाइन, मैं एग्जांपल दे सकता हूँ कुल्फी का। कुल्फी नीचे की डंडी तो सेम रहेगी, ऊपर पिस्ता कुल्फी है, मैंगो कुल्फी है, चॉकलेट कुल्फी है, वो फर्क नहीं पड़ता, नीचे की डंडी सेम है, तो ये नीचे का पार्ट सेम रहता है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज लाइट कांस्टेंट एंड दिस इज कॉल्ड एज हेवी कांस्टेंट। लेकिन ऊपर का जो हिस्सा है वो अलग है, इसका शेप, दिस शेप डिपेंड्स ऑन, दिस इज कॉल्ड एज एंटीजन बाइंडिंग साइट। कभी ये आपको दिखेगा यहाँ पर देखो, कभी आपको दिखेगा ऐसे, कभी आपको दिखेगा ऐसे, कभी आपको दिखेगा ऐसे, कभी आपको दिख सकता है ओनली विद वन सर्कल, कभी आपको दिख सकता है विद 3 सर्कल्स एज वेल। फाइन, अलग अलग बनेंगे इसका, ये जो शेप रहेगा, यहाँ पर जो शेप रहेगा वो अलग अलग हो सकता है, कंप्लीटली अलग रहेगा डिपेंडिंग ऑन एंटीजन कैसा है। एंटीजन के शेप के हिसाब से यहाँ का शेप अलग रहता है, और ईच एंड एवरी एंटीबॉडी हैज इट्स यूनिक एंटीजन बाइंडिंग साइट, यूनिक, बहुत यूनिक है। फाइन, सो बेसिकली अंडरस्टैंड करो कि एंटीजन, अगर एंटीजन ऐसा है तो एंटीजन बाइंडिंग साइट ऐसा रहेगा, एंटीजन ऐसा है तो एंटीजन बाइंडिंग साइट ऐसा रहेगा, ऐसा है तो ऐसा रहेगा। सो डिपेंडिंग, इट्स लाइक लॉक एंड की। फाइन, लॉक एंड की। तो हर एंटीबॉडी इज यूनिक, एवरी एंटीबॉडी इज यूनिक एंटीजन बाइंडिंग साइट, वेरी वेरी यूनिक एंटीजन बाइंडिंग साइट, जहां पर ये ऐसे ऐसे यहां पर चिपक जाता है, एंटीजन आके यहां पर चिपक गया। क्लियर है? दैट्स व्हाट एंटीजन बाइंडिंग साइट। फाइन, मजे की बात यह है कि जैसे एंटीजन, फाइन, एंटीजन एंटीबॉडी आपस में चिपकते हैं, दैट इंटरेक्शन इज कॉल्ड एज सेरोलॉजी, सेरोलॉजी, दैट्स कॉल्ड सेरोलॉजी। मजे की बात यह है कि एंटीजन के ऊपर, एंटीजन के ऊपर एक खास चीज, इसका नाम मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कहीं पर। फाइन, सो 3 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, द एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन इज कॉल्ड एज सेरोलॉजी। फाइन, एंटीजन के ऊपर जो चीज है उसको हम लोग कहते हैं एपिटोप्स, और एंटीबॉडी के ऊपर जो चीज है उसको हम लोग कहते हैं पैराटोप्स। So basically epitopes come towards पैराटोप्स, एपिटोप्स और पैराटोप्स में बहुत ज्यादा गहरा प्यार है। सो पैराटोप्स और एपिटोप्स आपस में चिपक जाएंगे, इस वजह से एंटीबॉडी एंटीजन आपस में चिपक जाते हैं। इट्स ऑलवेज पैराटोप एंड एपिटोप्स अटैचिंग टू ईच अदर। फाइन, लेकिन मैंने वापस एक बार बोला था, वेरी 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 स्पेसिफिक, वेरी 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 स्पेसिफिक, सो लॉक एंड की अरेंजमेंट। फाइन, प्लीज ओपन योर बुक्स and read 10.2 structure of antibody. Do not read antigen on blood cells, do not read antigen on blood cells, एंटीजन ऑन ब्लड सेल्स नहीं पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी पढ़ना है और एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स पढ़ना है। उतने दिन ही लोग, दैट्स सो सैड। ओके, B, how many of you are B? Yeah, Manvi is B, Kranti is B, Kritika is B, Shubham, Kritik is B। अरे B लोग बहुत है। ओके, C लोग, कितने लोग का ब्लड ग्रुप C है? अच्छा, एक भी नहीं, अच्छा C नहीं होता, सॉरी। ओके, AB, anybody AB? Yes, Shweta is AB, but good, yeah. Okay, and O, आदित्य आचरेकर इज O, वर्षा बहिर इज O, अंकुश इंगले इज O, क्या बात है।
फाइन, अमित इज ओ, विघ्नेश इज ओ, गुड गुड। एंड सी मैंने ओ पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में पूछ नहीं रहा हूं मैं अभी से मैं ओके ओके यू कैन क्लीव योर हैंड्स डाउन, फाइन। सो मुझे सिर्फ याद रखना कि नुपुर रसालकर का ब्लड ग्रुप ए है और मेरा ब्लड ग्रुप ए है, तो अगर कभी जरूरत पड़ जाए तो मैं नुपुर को ब्लड दे सकता हूँ, या कभी जरूरत पड़ जाए नुपुर क्या मुझे ब्लड देगी, हालत देखो उसकी, मुझे क्या ब्लड देगी, उसको ब्लड देगी, एक बॉटल 4 बॉटल उसको देना पड़ेगा उसको उठाने के लिए, फाइन, ओके। एनीवे जोक्स अपार्ट, ऐसा कुछ नहीं है कि आदमी पतला मोटा होता है, मोहिनी हो या भरत सर हो, ब्लड सब लोग दे सकते हैं, फाइन। और 350 ml ब्लड दिया जाता है, ऐसा नहीं कि मोहिनी गई ब्लड देने को और उसमें से ब्लड निकला ही नहीं है, तो पतली है इसलिए, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं कि भरत सर गए ब्लड देने को तो टंकी भर के ब्लड दिया, नल लगा दिया उनके टंक, ऐसा कुछ नहीं होता। 350 ml ब्लड दे सकते हैं कोई भी इंसान, उससे ऊपर नहीं देते, फाइन, ओके। बट see when I talk about blood group A, B, AB and O, what do you mean by this? What do you mean by this? Fine, it's all about antigens and antibodies. Fine, please understand one simple thing. Your RBCs are nothing but cells, and RBCs के ऊपर भी अलग-अलग proteins होते हैं. Actually, scientists have identified nearly 30 different antigens on your RBC. 30 different antigens on your RBCs साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया है। अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग एंटीजन को पढ़ रहे थे। There are different kinds of blood system. There is Duffy-Lewis system, MNS system, अलग अलग systems है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट भाई साहब है जिनका नाम था कार्ल लैंडस्टाइनर। कार्ल लैंडस्टाइनर जिसने ढूंढा है ब्लड ग्रुप सिस्टम जिसका नाम है ABO सिस्टम। ABO सिस्टम कहते हैं इसको। फाइन, कार्ल लैंडस्टाइनर ने 2 एंटीजेंस को पहचाना जो आपके आरबीसी के ऊपर है, उनका नाम है ए एंड बी। ए एंड बी, फाइन, 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंटीजेंस लैंडस्टाइनर ने पहचाना, बोला ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग, फाइन। मैं एक चार्ट बनाने वाला हूं आपके लिए। फाइन, अगर मैं बोलूं ब्लड ग्रुप कौन सा है, ब्लड ग्रुप दूसरा है, कौन सा एंटीजन होता है ऑन द आरबीसी, फाइन। तो अगर मैं बोलूं ब्लड ग्रुप है ए या ब्लड ग्रुप है बी या ब्लड ग्रुप है ए बी, ब्लड ग्रुप है ओ। अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है, तो आपके एंटीजन जो होते हैं आरबीसी के ऊपर वो होता है ए, सो द प्रोटीन इज ए। अगर बी है देन द प्रोटीन इज बी। अगर आपके ब्लड ग्रुप आरबीसी के ऊपर दोनों एंटीजेंस है, ए भी है और बी भी है, दोनों है, आपका ब्लड ग्रुप होगा ए बी। और आपके आरबीसी के ऊपर ना ए है ना बी है, कुछ भी नहीं है, तो आपका ब्लड ग्रुप है ओ। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? फाइन, सो मेरा ब्लड ग्रुप है ए, सो मेरे आरबीसी के ऊपर एंटीजन है ए, फाइन। यहाँ पर समझो दूसरा कोई इंसान जिसका ब्लड ग्रुप है बी, फाइन, बहुत सारे लोगों ने हाथ उठाया था, उनका ब्लड ग्रुप है बी, तो उनके आरबीसी के ऊपर एंटीजन है बी, फाइन। अदिति आचरेकर वाज ओ, अदिति आचरेकर ओ थी, तो अदिति आचरेकर के ब्लड ग्रुप के ऊपर एंटीजन ए नहीं है, एंटीजन बी नहीं है, दोनों नहीं, फाइन। बाकी कोई होंगे फर्क नहीं पड़ता, ए और बी नहीं है। और जिनका ब्लड ग्रुप ए बी है उनके ऊपर दोनों है, ए बी है और बी भी है। नाउ अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग, एक चीज मैंने आपको सिखाई थी, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। मैं जब से पैदा हुआ हूं, जब से माँ के पेट में हूं, तब से मेरा ब्लड ग्रुप ए है, इसका मतलब मेरे आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए है, इसका मतलब मेरी बॉडी बचपन से ए वाले प्रोटीन को पहचानती है, इसका मतलब मेरे बॉडी में कभी भी ए के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनेगी। यहाँ पर जो बी वाला इंसान है उसकी बॉडी बचपन से बी वाले प्रोटीन को पहचानती है, उसकी बॉडी बी के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनाएगी, फाइन। मेरी बॉडी ए के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनाएगी बिकॉज मेरी बॉडी ए को पहचानती है,
क्या मेरी बॉडी बी के खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगी? सिंपल क्वेश्चन। मेरी बॉडी बी को नहीं पहचानती तो बी के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनाएगी। क्यों बनाएगी? बी घुसा है मेरे बॉडी के अंदर? नहीं ना। अंडरस्टैंड, मैंने क्या बोला था, एंटीबॉडी कब बनता है? जब एंटीजन घुसता है तब। अभी किसी का ब्लड लिया क्या मैंने? नहीं लिया। हाँ, लेकिन अगर कोई बी वाला बंदा मुझे ब्लड देगा तो मेरे बॉडी के अंदर बी का एंटीजन आएगा, तो मेरी बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाकर उस ब्लड को कंप्लीटली बर्बाद कर देगी। मुझे ब्लड का कोई फायदा नहीं होगा। A person is in hospital, he needs blood immediately and he gets the wrong type of blood. उसकी तो खटिया खड़ी ना भाई। Are you getting my point? That's why blood matching is very 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 important. A can give blood to A because A को मैं बचपन से पहचानता हूँ। कोई और A है, नुपुर was A, नुपुर ने अगर मुझे ब्लड दिया तो वो मुझे A का एंटीजन देगी। मैं पहचानता हूँ, बचपन से पहचानता हूँ A का एंटीजन को, मुझे मालूम है कर। लेकिन किसी बी वाले ने मुझे ब्लड दिया, उसको नहीं पहचानता, इमीडिएटली मेरी बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगी, उस ब्लड की वाट लगा देगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मुझे ब्लड मिला ही नहीं। फाइन, सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अंडरस्टैंड करो कि अगर कौन से एंटीबॉडी आपके बॉडी में बन सकते हैं, बनते नहीं है, बन सकते हैं। फाइन, और वो प्लाज्मा में बनेंगे। एंटीबॉडी हमेशा प्लाज्मा में बनते हैं। फाइन, अगर मैं ए हूं, ये क्या है? अगर मैं ए हूं तो मेरे बॉडी में ए के खिलाफ नहीं बनेगी, हाँ, लेकिन बी के खिलाफ बन सकता है। अगर मैं बी हूं तो बी के खिलाफ नहीं बनेगी, लेकिन ए के खिलाफ बन सकती है। अगर मैं ए बी हूं तो ए को बचपन से पहचानता हूँ, उसके खिलाफ एंटीबॉडी कभी नहीं बनाऊंगा। बी को भी पहचानता हूँ, उसके खिलाफ भी नहीं बनाऊंगा। सो ना ए के खिलाफ बनाऊंगा ना बी के खिलाफ बनाऊंगा। लेकिन मैं ओ हूँ तो मैं ए को कभी नहीं पहचानता, तो मैं ए के खिलाफ बनाऊंगा और बी के खिलाफ भी बनाऊंगा। तो चारों बनाओ, दोनों बनाऊंगा। सो अंडरस्टैंड दिस, फाइन। क्या आप किसको ब्लड डोनेट कर सकते हो? ए कैन डोनेट टू हिमसेल्फ। ए, अगर मैं ए हूं और किसी ए वाले को मैंने ब्लड दिया तो टेंशन ही नहीं है, उस ए को पहचानता है, लेकिन मैं बी वाले को नहीं दे सकता। आई कैन नॉट गिव टू बी बिकॉज बी वाले को मैं अगर दूंगा तो बी वाला ए को नहीं पहचानता है। फाइन, क्या मैं ए बी को दे सकता हूँ? हाँ, बिकॉज ए बी के पास बचपन से ए है, तो मैं ए बी को दे सकता हूँ। क्या मैं ओ को दे सकता हूँ? नहीं, ओ ने बचपन से ए को देखा ही नहीं है, तो वो एंटीबॉडी बना लेगा। फाइन, सिमिलरली फॉर बी बचपन से बी को पहचानता है, तो बी का ब्लड ले सकता है। और ए बी में बचपन से बी है, ए बी में बचपन से बी है, तो वो भी टेंशन नहीं है। फाइन, ए बी में देखो, ए बी वाला किसको डोनेट कर सकता है? ए बी वाला अगर ए को देगा तो बी के खिलाफ एंटीबॉडी बनेगी। ए बी वाला अगर बी को देगा तो ए के खिलाफ एंटीबॉडी बनेगी। सो ए बी कैन नॉट गिव टू ए बी कैन नॉट गिव टू बी। फाइन, ए बी कैन नॉट गिव टू एनीबॉडी एक्सेप्ट फॉर ए बी। लेकिन ओ वाला अगर ए को देगा टेंशन नहीं है, बिकॉज ए एंटीजन है ही नहीं। बी को देगा टेंशन नहीं, एंटीजन है ही नहीं। ए में एंटीजन ही नहीं है, वो सबको ब्लड दे सकता है। ए को दे सकता है, बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, ओ को दे सकता है। फाइन, और किससे रिसीव कर सकते हैं हम लोग? receive from A and O. From B and O. Everybody. And this can only from O. तो अब देखो, तो O वाले जो होते हैं वो बहुत ही दानवीर लोग रहते हैं, सबको ब्लड देते हैं, और AB वाले बहुत सेल्फिश लोग रहते हैं, किसी को ब्लड नहीं रहते। फाइन, बट एक्चुअली एक बहुत बड़ी गलत फैमिली होती है लोगों में।
लोग समझते हैं कि ए बी इज द यूनिवर्सल रेसिपिएंट एंड ओ इज द यूनिवर्सल डोनर। गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा टेक्निकली गलत है। आई वोंट से इट इज कंप्लीटली रॉन्ग, थोड़ा सही थोड़ा गलत है। सो ए बी इज ए बी, ए बी सबसे ब्लड लेता है, तो क्या वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है? वो सबको ब्लड देता है, तो क्या वो यूनिवर्सल डोनर है? ना, नहीं। रीजन इज बिकॉज ऑफ आर एच फैक्टर। आर एच फैक्टर ना, ये आर एच फैक्टर क्या बोला है भाई? फाइन, सी कार्ल लैंडस्टाइनर जो भाई साहब थे, उन्होंने ब्लड ग्रुप ढूंढ लिए, तो अंडरस्टैंड, उन्होंने 3 ही ब्लड ग्रुप ढूंढे थे, ए बी एंड ओ। ए बी एंड ओ। ए बी ब्लड ग्रुप वाज फाउंड बाय ए बी ब्लड ग्रुप वाज फाउंड बाय 2 अदर साइंटिस्ट, जिसका नाम था डिकैस्टेलो एंड स्टर्लिंग। लैंडस्टाइनर को नहीं मालूम था कि एंटीजन के ऊपर दोनों भी हो सकते हैं, ए और बी दोनों हो सकते हैं, उसको नहीं मालूम था। उसको लगा था ए रहेगा, बी रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। तो डिकैस्टेलो एंड स्टर्लिंग एक्चुअली फाउंड के दोनों भी होते हैं कभी कभी। फाइन, ओके। सो एक बार क्या हुआ, लैंडस्टाइनर और उसका एक पार्टनर था वाइनर। लैंडस्टाइनर और वाइनर एक बार जंगल में गए थे। अभी दोनों अकेले अकेले जंगल में क्या करने गए थे मत पूछो मुझे, गए थे भाई जंगल में दोनों। फाइन, तो उन्होंने पकड़ा एक बंदर जिसका नाम था रीसस बंदर। रीसस बंदर, ये अपना गाउडी बंदर रहता ना, सेम वैसे ही। फाइन, रीसस बंदर। तो उसको पकड़ा, उसका ब्लड चेक किया, उसका आरबीसी चेक कर रहे थे, तो उसको मालूम पड़ा कि ए, बहुत सारे बंदर पकड़े, किसी में ए है, किसी में बी है। उन्होंने देखा कि ए और बी के अलावा एक और स्पेशल एंटीजन है, और स्पेशल एंटीजन है। फाइन, एट दैट टाइम एबी वाज कॉल्ड एज सी। दैट टाइम एबी वाज कॉल्ड एज सी, सो उन्होंने सी नाम नहीं दिया उसको, दे कॉल्ड दैट एंटीजन एज डी, कॉल्ड एज डी एंटीजन। तो ए बी के अलावा जो अलग एंटीजन था, उसको उन्होंने नाम दिया डी एंटीजन, बिकॉज ए बी वाज कॉल्ड एज सी एट दैट टाइम, डी एंटीजन। तो उन्होंने देखा कि इंसानों में है कि नहीं, देखना पड़ेगा। तो वो आए, इंसानों को टेस्ट किया, तो मालूम पड़ा कि काफी सारे इंसानों में डी एंटीजन था, नियरली सब में था, बहुत रेयरली एक दूसरे में नहीं था, एक दूसरे में नहीं था। फाइन, तो उन्होंने बोला जिनमें भी डी एंटीजन है वो आर एच पॉजिटिव, और जिनमें डी एंटीजन नहीं है वो आर एच नेगेटिव। फाइन, नाउ अगर मैं इस ग्रुप में पूछूं, इस ग्रुप में आज 41 लोग मीटिंग में है, 41 लोग मीटिंग में है, कितने लोग नेगेटिव ब्लड ग्रुप में है? प्लीज रेज योर हैंड्स। नेगेटिव ब्लड ग्रुप, एनीबॉडी अपना नाम लिखना चैट विंडो के ऊपर, प्लीज राइट योर नेम ऑन चैट विंडो। एनीबॉडी हु हैज नेगेटिव ब्लड ग्रुप, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, अपना नाम चैट विंडो पे लिखो। राइट योर नेम ऑन चैट विंडो प्लीज। नॉट अ सिंगल वन, कोई भी नेगेटिव ब्लड ग्रुप चलेगा, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, एनीबॉडी प्लीज राइट योर नेम ऑन द चैट विंडो, प्लीज राइट योर नेम ऑन द चैट विंडो। Shweta only one Shweta, only Shweta, that's it. Shweta, which blood group? O, A, B, O, B. Vikas is negative, okay, Vikas negative है। Fine, से 41 लोग इस मीटिंग में है, सिर्फ 2 नेगेटिव लोग मिल रहे हैं, वो भी बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। फाइन, कभी कभी एक भी नहीं मिलता। 99% people on this world, 99% people on this world are positive, are positive. Fine, क्लियर है, 99% are positive, बहुत कम आपको नेगेटिव लोग मिलेंगे, बहुत कम। फाइन, नाउ व्हेन आई से नेगेटिव, अंडरस्टैंड एंटीजन। नेगेटिव लोगों में डी एंटीजन नहीं है, पॉजिटिव लोगों में डी एंटीजन है। अगर मैं यहां पर जाऊं, आंसर मी ऑन द चैट विंडो, आप मुझे बताओ कि अगर मैं चैट विंडो में, मुझे सिर्फ चैट विंडो पे आंसर चाहिए। अंडरस्टैंड, अगर मैं ए पॉजिटिव हूं, इसका मतलब मुझ में, मेरे आरबीसी के ऊपर ए है और डी है, दोनों है। लेकिन अगर मैं ए नेगेटिव हूं तो ए है लेकिन डी नहीं है, ए है लेकिन डी नहीं है। फाइन, सो दिस इज नाउ, मुझे 2 आंसर चाहिए ऑन द चैट स्क्रीन ओनली। कौन से ब्लड ग्रुप में
कौन से ब्लड ग्रुप में, मेरे पास 8 ब्लड ग्रुप है, 8 ब्लड ग्रुप, कौन से 8 ब्लड ग्रुप? ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव, 8 ब्लड ग्रुप है। इन 8 में से कौन से ब्लड ग्रुप में सबसे ज्यादा एंटीजन रहते हैं? कौन से ब्लड ग्रुप में सबसे ज्यादा एंटीजन रहते हैं, ये आप मुझे चैट विंडो में बताओगे। कौन से ब्लड ग्रुप में सबसे ज्यादा एंटीजन रहते हैं? Out of the 8 blood groups I told you, A positive, A negative, B positive, B negative, AB positive, AB negative, O positive, O negative, which blood group will have the most antigens? Anybody? Yes, Ankush, Shingle, Aditi are right. Yes. No, Varsha, no. It is AB positive. AB positive. A वाला भी रहेगा, B भी रहेगा और D भी रहेगा, तीनों रहेंगे, मैक्सिमम तीनों ही है, A, B और D तीनों रहेंगे। अब मुझे बोलो कौन से ब्लड ग्रुप में सबसे कम एंटीजन रहेंगे? सबसे कम एंटीजन। यस अदिति आसरेकर, यू आर राइट। यस रीटा, यस श्वेता, यस। ओ नेगेटिव, ना ए रहेगा, ना बी रहेगा, ना डी रहेगा। नाउ टू माय क्वेश्चन, कौन यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, कौन यूनिवर्सल डोनर है? समझो यहाँ पर 2 लोग हैं, अदिति आसरेकर है और मैं हूँ, सामने से 2 दिख रहे हैं। फाइन, नाउ लेट्स से अदिति आसरेकर AB पॉजिटिव है और मैं AB नेगेटिव हूँ। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले चार्ट में दिखाया था कि AB सबसे ब्लड लेता है। फाइन, प्रॉब्लम ये है कि अदिति आसरेकर AB पॉजिटिव है, मतलब उसके ब्लड में A है, B है और D है। वो तीनों को बचपन से पहचानती है। कोई भी ब्लड ग्रुप उसके बॉडी के अंदर गया, उसको टेंशन नहीं है, उसने बचपन से A देखा है, बचपन से B देखा है, बचपन से D भी देखा है। लेकिन मैं हूं AB नेगेटिव। अगर AB पॉजिटिव, अगर A पॉजिटिव ने मुझे ब्लड दिया, मैंने बचपन से D नहीं देखा है, मैं मार दूंगा उस ब्लड को। किसी भी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप ने मुझे ब्लड दिया तो मैं मार दूंगा, बिकॉज मैंने बचपन से कभी D देखा ही नहीं है। Are you getting my point? So AB negative cannot be the universal recipient. Universal recipient is only AB positive. AB positive is the universal recipient. Similarly, donor की अगर बात करूं, फाइन, O पॉजिटिव किसी भी नेगेटिव इंसान को ब्लड नहीं दे सकता। O पॉजिटिव cannot give blood to any negative person because O पॉजिटिव में D है, और वो D वाले ने किसी भी नेगेटिव इंसान को ब्लड दिया तो गया। सिर्फ O नेगेटिव के पास कोई भी एंटीजन नहीं है, सो O नेगेटिव कैन गिव ब्लड टू एवरीबॉडी, सो O नेगेटिव इज द यूनिवर्सल डोनर। नाउ क्या इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है? बहुत बड़ा फर्क तो नहीं पड़ता है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर से आई डोंट नो, आप अभी आप कॉलेज में हो, अभी एक्चुअली कॉलेज में हो ही नहीं सॉरी यार बेचारे बुरा लगता है। और अच्छी चीज होती है कॉलेज में, बहुत मजा आता है कॉलेज में, की चीज होती है, इसमें कैंटीन रहता है, लड़के लड़कियां, फ्रेंडशिप्स, सब पिक्चर, बहुत मजा आता है। सुना है कॉलेज सॉरी मैंने कॉलेज नहीं देखा एनीवे जख्मों पे नमक नहीं छिड़कना चाहिए किसी के भी, फाइन, लेकिन बहुत मजेदार चीज होती है कॉलेज है। एनीवे फाइन, बट ओके आई विल गो अहेड, फाइन। एनीवे सो कॉलेज में क्या होता है, डेज, फाइन, वैलेंटाइन डे, रोज डे, क्ले डे, तो आप किसी को पढ़ाने की कोशिश करते हो, फाइन। तो जब भी किसी को पढ़ाने की रोज देके जाओ, ऐसा जाओ और ऐसा आपके लिए रोज, एक मिनट आपका ब्लड ग्रुप क्या है? अच्छा नेगेटिव, सॉरी आपको नहीं, सहेली को दे दो। अच्छा मतलब क्या है, आप कुंडली देखोगे नहीं मालूम नहीं, आप शक्ल देखोगे मालूम नहीं, ब्लड ग्रुप जरूर देखना भाई लड़की का, फाइन। बिकॉज नॉर्मली एक पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला इंसान जब नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले इंसान के साथ शादी करता है, फाइन, तो उसका दूसरा बच्चा मर सकता है। अब श्वेता बोलेगी क्या बोल रहे हो सर, मैं नेगेटिव ब्लड ग्रुप क्यों, मेरे को कोई लड़का नहीं मिलेगा? मिलेगा श्वेता, डोंट वरी, फाइन, अभी उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं, लेकिन मिलेगा, फाइन। आई टेल यू लफड़ा क्या होता है, फाइन।
अंडरस्टैंड दिस। समझो एक लड़का है, एक लड़की है, हस्बैंड एक मेल है जो शादी करेगा ऑफ कोर्स फीमेल के साथ, फाइन। अगर मेरा ब्लड ग्रुप है ए पॉजिटिव, मेरा ब्लड ग्रुप है ए पॉजिटिव, और वाइफ का ब्लड ग्रुप है ए नेगेटिव, मतलब उसमें ए है डी नहीं है, फाइन। अब जब बच्चा होगा, मेरा पहला बच्चा होगा, फाइन, वो ये जो ए है वो इधर मुझसे वाइफ से ले सकता है, वाइफ तो डी नहीं देने वाली है तो मैं उसको डी दे दूंगा, तो ये बन गया पिंटू, पिंटू पैदा हो गया। पिंटू है ए पॉजिटिव बिकॉज उसने ए मुझसे या मेरे वाइफ से लिया है, और डी मुझसे लिया बिकॉज वाइफ के पास नहीं था, फाइन। अब पिंटू किसके कोक के अंदर है? पिंटू है मेरे वाइफ के कोक के अंदर, फाइन। सो पिंटू मेरे वाइफ के कोक के अंदर है, सत्य है, सत्य है, ओके फाइन। छीका चीकी हो रही है इधर, फाइन। सो पिंटू वाइफ के अंदर है। पिंटू को वाइफ क्या देगी बचपन से? पिंटू को वाइफ बचपन से देगी क्या? ए। उसके अंदर भी ए का एंटीजन है, तो पिंटू को वाइफ ए देगी, फर्क नहीं पड़ता, पिंटू ए को पहचानता है, टेंशन नहीं है, फाइन। जब पिंटू बड़ा होगा, पिंटू का ब्लड बनेगा, अम्बिलिकल कॉर्ड बनेगा, 7वें 8वें महीने से पिंटू माँ को क्या देगा? पिंटू माँ को देगा ए और डी। अब लफड़ा ये है कि माँ ने डी को देखा ही नहीं, माँ ने बचपन से डी को देखा नहीं है, बहुत कम ब्लड, ड्रॉप ब्लड बच्चे से माँ के अंदर जाता है, बहुत कम ब्लड जाता है, तो डी धीरे धीरे से माँ के अंदर जाना जाता है। माँ ने डी नहीं देखा तो माँ डी का एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगी, माँ डी का एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगी, बहुत टाइम लगेगा उसको, 3-4 महीने लग जाएंगे, तब तक पिंटू पैदा हो जाएगा। पिंटू पैदा हो गया, लेकिन पिंटू पैदा होते होते पिंटू क्या कर गया? पिंटू ने माँ के अंदर डाले डी के एंटीजन, जिसकी वजह से माँ के अंदर क्या बना? डी का एंटीबॉडी बना। पिंटू पैदा होने के बाद वो एंटीबॉडी बनता है, तो पिंटू का तो हो गया, पिंटू का काम खत्म, पिंटू पैदा हो गया, पिंटू मजे में है अभी, ठीक है। अब हस्बैंड और वाइफ बोलते हैं पिंटू बड़ा हो गया है, पिंटू को भाई बहन की जरूरत है, लो वापस करते हैं, फाइन। तो दे ट्राई अगेन। अब क्या होगा? अब ये दूसरा बच्चा जो बनेगा वो भी मुझसे या मेरे वाइफ से ए लेगा, फाइन। हस्बैंड या वाइफ से ए लेगा और हस्बैंड से लेगा डी, फाइन। तो वो भी ए पॉजिटिव, समझो पिंकी बन गई, पिंकी, फाइन। तो ए पॉजिटिव हो गई। अब माँ क्या दे रही है उसको? माँ उसको दे रही है ए का एंटीजन और डी का एंटीबॉडी। जैसे ही बच्चा माँ के कोख में आ गया, माँ उसके अंदर डाल रही है डी का एंटीबॉडी, फाइन। बच्चा डी का एंटीजन बना रहा है, माँ उसके अंदर डी का एंटीबॉडी मार रही है, तो बेसिकली माँ अपने बच्चे के ब्लड को ही मार रही है। मदर इज पंपिंग डी का एंटीबॉडी। सारे पिंटू ने कांड किया, पिंटू पैदा होते होते डी का एंटीबॉडी बना के गया माँ के अंदर, ये माँ पिंकी को दे रही है, फाइन। पिंकी का तो ब्लड मर गया, पिंकी पैदा होगी विद मरा हुआ ब्लड, पिंकी पैदा होगी, पिंकी पैदा होगी लेकिन उसके अंदर ब्लड नहीं रहेगा, तो वो सांस नहीं ले पाएगी, वो आएगी पिंकी तो गई, पैदा होते ही गई। क्यों? तो उसका ब्लड मर गया। किसने मारा? माँ ने मारा। क्यों मारा? जिस माँ के अंदर डी का एंटीबॉडी था। किसने बनाया था? पिंटू ने बनवाया था, फाइन। पहले बच्चे ने बनवाया था, फाइन। तो इसको हम लोग कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस, फीटस के अंदर का आरबीसी मर जाता है। ब्लास्टोसिस होना चाहिए, ब्लास्टोसिस, BLASTOSS, ब्लास्टोसिस, स्पेलिंग गलत हो गया, फाइन। फीटस के अंदर का आरबीसी मर जाता है, फाइन। या उसको हम लोग कह सकते हैं हीमोलाइटिक डिसऑर्डर ऑफ न्यूनेट्स। मरा हुआ ब्लड रहता है इन जस्ट पैदा हुआ बच्चा, दूसरा बच्चा मर जाएगा, पहला बच्चा आराम से जिंदा रहेगा, फाइन। क्या ये सीरियसली होता है? हो सकता है, लेकिन होता क्यों नहीं है? तो जैसे ही एक हस्बैंड और वाइफ जाएंगे गायनेकोलॉजिस्ट के पास, गायनेकोलॉजिस्ट सबसे पूछेगी, पहले पूछेगी आपका ब्लड ग्रुप क्या है, और जैसे उसको मालूम पड़ेगा कि हस्बैंड पॉजिटिव है और वाइफ नेगेटिव है, आजकल वैक्सीन आ जाते हैं, तो वो तीसरे महीने से माँ के अंदर वैक्सीन डालेगी, जिसकी वजह से माँ कभी भी डी का एंटीबॉडी नहीं बनाएगी। She'll put a vaccine inside the mother because of which mother will not make D का antibody, तो वो टेंशन नहीं आएगा, श्वेता डोंट वरी, फाइन।
ओके, वो एंटीबॉडी नहीं बनेंगे आपके अंदर वैक्सीन, हाँ लेकिन वैक्सीन लेना पड़ेगा, वैक्सीन देगी वो टीम काय को देगी, लेकिन काय को लफड़ा करना है? हाँ, दूसरा बच्चा क्यों चाहिए बे, बराबर था कि आजकल, हाँ एक ही रखो ना यार, फाइन। लेकिन सबसे अच्छा क्या है, लड़कों देख के शादी करो। मैंने नहीं देखा, मैंने पैसा देके शादी किया, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो इम्पोर्टेंट कुछ तो देखो यार, लड़कों देखो ना, पैसा देखो, कुछ तो देखो, फाइन। ओके, open your books to page number 226 एंटीजन ऑन ब्लड सेल्स पढ़ना है till end of page number 227, till age of page number 227. अभी आगे बढ़ेंगे, we're going to do a small part, not much, because see, this chapter has two parts. अगर आप ध्यान से देखो, चैप्टर का नाम ही देखो, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। मैं पहले बोला था जो मेन पार्ट इम्यूनिटी वाला पार्ट खत्म हो चुका है, अभी हम लोग बोरिंग वाला पार्ट शुरू करेंगे जिसमें हम लोग डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। इट्स नॉट वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, टेक्निकल पार्ट नहीं है, और डिजीज के बारे में पढ़ना है, वो कैसे होता है, क्यों होता है, कैसे बचेंगे, क्या करना है, दवाई क्या है, सब बकवास पार्ट है, फाइन। बट बेसिकली मेडिसिन वाला पार्ट है, टेक्निकल कुछ चीज नहीं उसमें, anything. But before we go to that, let's understand disease. What he said, not at ease, not at ease. Body normally जो होती है वो ease में रहती है, जब कुछ problem हो जाता है we say it's not at ease. That's why the word is disease. Fine. Body का कोई cell, कोई tissue, कोई organ या कोई system खराब हो गया, fine. Due to any reason, fine, physical, physiological और psychological, तो उसको हम लोग disease कहते हैं, fine. अभी जब डिजीज होता है, see, हम लोग हेल्थ का डिफिनेशन क्या होता है, हेल्थ इज स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट जस्ट एन एब्सेंस ऑफ डिजीज। नाउ अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। मुझे कोई बीमारी नहीं, मुझे टाइफाइड नहीं है, मुझे कोविड नहीं है, मुझे एड्स नहीं है, मुझे कैंसर नहीं है, मुझे लेप्रेसी नहीं है, मुझे पोलियो नहीं है, इसका मतलब मैं हेल्दी हूं क्या? नहीं। आप फिजिकली फिट होने चाहिए, मतलब आपको कोई डिजीज नहीं होना चाहिए, आप मेंटली फिट होने चाहिए, कोई ना पागलपन, ना कोई नर्वस टेंशन, ना डिप्रेशन, आप सोशली भी फिट होने चाहिए। लोग आपको क्लास में चिढ़ा रहे हैं तो आप डिप्रेस हो गए, मेरी बीबी भाग गई मेरे को छोड़ के तो मैं टेंशन में आ गया, मेरा बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो ये सब नहीं होना चाहिए। तो आप फिजिकली फिट होने चाहिए, आप मेंटली फिट होने चाहिए, आप सोशली फिट होने चाहिए। सिर्फ बीमारी नहीं है इसका मतलब आप हेल्थी वैसा नहीं होते। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट जस्ट एन एब्सेंस ऑफ डिजीज। ठीक है, डिजीज बेसिकली इज नॉट, आपके बॉडी का सिस्टम खराब हो गया है। ओके, नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, डिजीज की बात करता हूं, दो टाइप के डिजीज होते हैं, फाइन। और डिजीजेस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिजीजेस, वन इज कम्युनिकेबल डिजीज और दूसरा होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। समझो इसका मतलब क्या है। कम्युनिकेबल को हम लोग इन्फेक्शियस भी कह सकते हैं, नॉन कम्युनिकेबल को हम लोग नॉन इन्फेक्शियस भी कह सकते हैं। अगर हम लोग क्लास में जा रहे हैं, आजकल लॉकडाउन क्यों है? बिकॉज कोविड एक दूसरे से फैलता है, फाइन। इट्स ए कम्युनिकेबल डिजीज। अगर लॉकडाउन चालू हो जाए, अगर लॉकडाउन कम हो जाए तो क्लास चालू करे और हम लोग क्लास में आए और हम लोग में से किसी एक को कोविड रहेगा, वो और 15 लोग को फैलाएगा, फाइन। अगर क्लास चालू हो जाए तो मुझे ये है, क्या खांसी की कौन सी बीमारी होती है, टीबी, फाइन। और पहले बेंच में लोग बैठे और मैं करके खांसता हूँ उनके ऊपर, तो उनके 2-3 लोग को टीबी हो जाए, फाइन। तो ये कम्युनिकेबल बीमारियां हैं, फैलने वाली बीमारी है, एक इंसान से दूसरे इंसान को फैलने वाली बीमारी कम्युनिकेबल डिजीज है, फाइन। लेकिन अगर मैं क्लास में सिखा रहा हूँ और मुझे हार्ट अटैक आ रहा है, मुझे देखकर श्वेता बोली सर को हार्ट अटैक, मुझे भी। मेरे दोस्त को हार्ट अटैक, मुझे भी। 5-10 लोग
मेरे को देखकर और 10 लोग को फ्रैक्चर नहीं होने वाला है, वो मेरा प्रॉब्लम है भाई। फाइन, तो ये नॉन फैलने वाली बीमारी है, दे आर नॉन इन्फेक्शियस, दे आर नॉन कम्युनिकेबल बीमारी। से अंडरस्टैंडिंग वन सिंपल थिंग, कम्युनिकेबल बीमारियां होती है बिकॉज ऑफ समथिंग कॉल्ड एज ए पैथोजन। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, स्पाइरोचीटा, रिकेट्सिया, अमीबा, प्रोटोजोआ, फाइन, कुछ ना कुछ ऐसा चीज है, लिविंग चीज है जो आपकी बॉडी के अंदर घुसता है और आपके बॉडी को डिजीज कॉज करता है। वो चीज आपने किसी और को दिया, वो वायरस, वो बैक्टीरिया आपने किसी और को फैलाया, उसको भी हो जाए। फाइन, नॉन कम्युनिकेबल इज नॉट बिकॉज ऑफ पैथोजन, हम लोग बाद में आएंगे। सिर्फ कम्युनिकेबल में दो है, एक है कंटेजियस और एक है नॉन कंटेजियस। कंटेजियस जो है, ओके पहले कंटेजियस की बात करते हैं। कंटेजियस दो चीज से फैल सकता है, नॉर्मली बाय टच और बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। आपके आजू बाजू में होना चाहिए वो इंसान, कोविड डायरेक्ट सामने 1 to 1, फाइन, लेप्रेसी 1 to 1, चिकन पॉक्स 1 to 1 होता है, 1 to 1 होना चाहिए, आइदर बाय टच या फिर फाइन, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन फाइन, लेकिन सामने ही होना चाहिए। फाइन, दूसरा होता है नॉन कंटेजियस। नॉन कंटेजियस दो चीज से फैलता है। कंटेजियस में आपको मालूम पड़ता है आपको किससे बीमारी हुई। लाइक कोविड में ना मेरी बहन को कोविड हुआ, क्यों हुआ? बिकॉज वो मेरे घर पे आए थे जब मुझे हुआ था। मुझे क्यों हुआ? बिकॉज मेरे बाप को हुआ था, मैं उसको सब, सो हम लोग ने आपस को एक दूसरे को बांटा है। फाइन, तू मेरा ले, तू मेरा, उसमें फाइन, वो चेन रिएक्शन, हमको मालूम था किसकी वजह से हुआ। नॉन कंटेजियस में मालूम नहीं पड़ता है। अभी आपको समझो हो गया मलेरिया, तो मच्छर ने आपसे पहले किसको काटा, वो बोलेगा नहीं ना, देख भाई मैं शर्मा जी को काट के आया हूँ, अभी आपको काटा, ऐसा बोलेगा नहीं। मच्छर काट के निकल जाएगा, आपको क्या मालूम किसकी वजह से आपको मलेरिया हुआ। फाइन, तो नॉन कंटेजियस है। फाइन, दो चीज से होता है नॉन कंटेजियस, आइदर बाय व्हीकल्स और बाय वेक्टर। और व्हीकल का मतलब ये मत बोलो कि रिक्शा से कैसे होएगा, बस से कैसे होएगा, वो व्हीकल नहीं। व्हीकल मतलब खाना, पानी, दूध, ब्लड, फाइन, जो कंटेमिनेट हो चुका है, खाने में अगर कुछ गिर गया है या पानी में कुछ गिर गया है, ब्लड है किसी का, सीमेन है किसी का, उसको व्हीकल्स कहते हैं, व्हीकल्स। लेकिन वो कहां से आया मालूम नहीं पड़ेगा। फाइन, वेक्टर का मतलब कीड़े मकोड़े, मॉस्किटो, हाउसफ्लाई, कॉकरोच, चूहे, चूहे से प्लेग फैलता है। फाइन, तो वो वेक्टर्स कहलाते हैं, वेक्टर्स। और नॉन कम्युनिकेबल में भी बहुत सारे अलग अलग टाइप्स हैं। नॉन कम्युनिकेबल बहुत सारे अलग अलग टाइप्स हैं। सबसे पहले आई कैन से कैंसर्स एंड ट्यूमर्स, ये अपना अपना ना और किसी को फैलाएगा नहीं। फाइन, मेंटल डिसऑर्डर्स, पागलपन। फाइन, आप पागल हो तो आपके दोस्त भी पागल नहीं होने वाले। फाइन, हाँ अभी मैं पागल हूँ इसलिए मेरे कोई, मेरी बीवी, मेरा बच्चा पागल नहीं होने वाला है। हाँ, लेकिन मेरे बीवी की वजह से मैं पागल जरूर होने वाला हूँ। वो छोड़ दो, मेरे दुख में आपको क्यों सुनाओ यार, छोड़ दो। ओके, सो मेंटल डिसऑर्डर्स, अभी मैं और पागल होने वाला हूँ, कोई मुझे पागल करने वाला आ गया है। ओके, सो मेंटल, एलर्जी, एलर्जी से अपना अपना खुद का रहता है, आप दूसरे को दे नहीं सकते। पेन बोलो या डिसलोकेशन बोलो या फिर कोई इंजरी बोलो, खेलते खेलते कोई इंजरी हो गई, फ्रैक्चर बोल सकते हो, फ्रैक्चर्स। तो अपनी अपनी बीमारी है। आप मुझे चाकू से कट गया तो मैं खुद को काटूंगा ना, और 10 लोग को थोड़ी देकर काटते हैं, मेरा खुद का कट हो गया। फाइन, तो फ्रैक्चर्स है, पेन है, डिसलोकेशन, इंजरी, वो सब चीजें है। या फिर जेनेटिक या क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स जो होते हैं। फाइन, हम लोगों ने पढ़ा है ना, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। फाइन, अगेन सेम थिंग, मैं थोड़ा सा हम कैसे है वैसा हूं तो मेरे वैसा और 10 लोग हाँ ऐसा नहीं होने वाले। फाइन, तो जेनेटिक और क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स सब अपनी अपनी बीमारियां हैं। एजिंग प्रॉब्लम्स, एजिंग, और हम लोग उसको डिजेनरेटिव डिजीज कहते हैं। डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, फाइन, मोती बिंदु, कैटरैक्ट है। फाइन, ये बुढ़ापे में होने वाली, 40 के बाद होने वाली बीमारियां हैं, अपनी अपनी ही होती है, फैलती नहीं है। ऑर्गन फेलियर, मेरी किडनी फेल हो गई
मेरा लंग फेल हो गया, मेरा पेट कर, अपना अपना काम, अपना प्रॉब्लम है भाई, किसी को फैल नहीं सकता। ये सब अपनी अपनी बीमारियां हैं, किसी को फैला नहीं सकते आप। सो दो टाइप की बीमारियां हैं। हम लोग जो पढ़ने वाले हैं मोस्टली सब कम्युनिकेबल बीमारियां पढ़ने वाले हैं। हम लोग पढ़ेंगे मलेरिया, फाइलेरियासिस, अमीबियासिस, स्केरियासिस, कैंसर, एड्स, न्यूमोनिया, टाइफॉइड। फाइन, ठीक है, सब नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। अभी के लिए धन्यवाद, बाय बाय, सी यू, टाटा। आधे लोग ने तो नाश्ता कर लिया मेरे सामने मुंह चला चला के, बाकी लोग कर लो भाई, चलो बाय बाय, सी यू, टाटा।